चलो ये कौन सा सेट नंबर है? सेट नंबर कौन सी है? 22। मैं वही बोला 22 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना। ठीक है, कितना है? सेट नंबर 35, 35वां सेट। कैसा था ये पेपर? वही उत्तराखंड के प्रश्न सॉल्व या टफ लगा? टफ था ना आज का पेपर है? हाँ, अब ऑनलाइन में एक दो बोलेंगे सर बहुत आसान था। वो एक दो पता नहीं कौन है जो बोले कि बहुत आसान। हर पेपर चाहे मैं कितना भी टफ बना दूं, आसान है कि पेपर, है ना। शायद उन्होंने ज़्यादा पढ़ लिया थोड़ा सा। चलो कोई बात नहीं। देखो उत्तराखंड का सेट नंबर कौन सा है? 35 और ये है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यानी 21वां प्रश्न। ठीक है, अब 21वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री जिसने विधानसभा में गैरसैंण में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा करी। तो बताओ भाई कौन है जिन्होंने विधानसभा में ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? अब देखो जो गैरसैंण है वो उत्तराखंड की क्या बन चुकी है? ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है ना। और ऐसे हमारे देश में और भी राज्य हैं जिनके यहाँ पे दो राजधानियां हैं, एक ग्रीष्मकालीन और एक शीतकालीन। ठीक है, अब ऑनलाइन वाले सभी लोग क्या करेंगे, इसमें कमेंट करेंगे कि ऐसे कौन कौन से स्टेट हैं जहाँ पे क्या है ग्रीष्मकालीन राजधानी है और शीतकालीन राजधानी अलग अलग है। ठीक, जैसे आपने जम्मू कश्मीर में भी देखा होगा। ठीक, एक राजधानी आपकी कश्मीर में, एक आपकी श्रीनगर में हो जाएगी। ऐसे और स्टेट का भी क्या करेंगे आप कमेंट करेंगे। ठीक है, चलिए अब उत्तराखंड की बात करें तो देखो त्रिवेंद्र सिंह रावत ने क्या करी है? ग्रीष्मकालीन गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी की क्या करी है? घोषणा करी। लेकिन उससे पहले हम देखते हैं कि इसको राजधानी बनाने के क्या क्या प्रयास हुए थे। सबसे पहले अगर बात करें तो 2012 में उत्तराखंड में चुनाव हुए थे। कौन से नंबर के चुनाव थे? ठीक है, किस विधानसभा के लिए चुनाव थे? कौन से नंबर की विधानसभा के लिए चुनाव थे? हैं बताओ। पहली विधानसभा, दूसरी, तृतीय, चौथी, कौन सी? तीसरी विधानसभा। तो 2012 में उत्तराखंड में तीसरी विधानसभा के लिए क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। और इस चुनाव में कौन सी पार्टी जीती थी? कांग्रेस पार्टी जीती थी। और कांग्रेस पार्टी ने अपना सीएम किसको बनाया? किसको बनाया था? विजय बहुगुणा को बनाया था, है ना। तो सबसे पहले विजय बहुगुणा ने क्या किया कि इसी साल यहाँ पे, अब देखो अगर आपको राजधानी बनानी है तो राजधानी बनाने के लिए सबसे पहले किसकी आवश्यकता होती है? क्या चाहिए आपको राजधानी बनाने के लिए? क्या चाहिए? क्या चाहिए राजधानी के लिए? बताओ। राजधानी, कोई क्षेत्र अगर आपको राजधानी बनाना है तो सबसे पहले किसकी आवश्यकता है? किस चीज की आवश्यकता है? अच्छा, कुछ नहीं चाहिए ना। ठीक है भाई, चलो रे कहीं भी बनाओ राजधानी, कुछ तो चाहिए राजधानी के लिए। राजधानी का प्रतीक क्या है? राजधानी का प्रतीक क्या है कि वहां पे क्या होना चाहिए? सबसे पहले विधानसभा होनी चाहिए ना, ताकि पूरे क्षेत्र के, पूरे राज्य के लोग जब निर्वाचित होने आएंगे तो निर्वाचित होकर के कहाँ बैठेंगे? तो सबसे पहले क्या चाहिए आपको? विधानसभा भवन, है ना। तो इसीलिए सबसे पहले विजय बहुगुणा ने क्या किया कि 2012 में विधानसभा भवन बनाने का निर्णय लिया गया। कहाँ पे लिया गया? गैरसैंण में। ठीक है, और ये निर्णय कब लिया गया? तो 3 नवंबर 2012 को क्या किया गया? गैरसैंण में विधानसभा भवन बनाने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। ठीक है, विधानसभा भवन बनाने का क्या लिया गया? निर्णय लिया गया। और जब ये निर्णय लिया गया तो उसके बाद क्या हुआ कि जो भवन निर्माण था, ठीक है, कब? 14 जनवरी 2013 को क्या किया गया कि भवन निर्माण का शिलान्यास किया गया। भवन निर्माण का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। भवन निर्माण का क्या किया गया? शिलान्यास किया गया। फिर उसके बाद 2013 में ही, कब? 9 नवंबर, क्योंकि 9 नवंबर को क्या था? उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस। ठीक है, फिर 9 नवंबर को क्या किया गया? भूमि पूजन किया गया। 9 नवंबर 2013 को क्या होता है कि इस विधानसभा भवन का क्या होता है? भूमि पूजन होता है। क्या होता है? भूमि पूजन किया जाता है। ठीक है, क्या किया गया? भूमि पूजन किया गया। अब जब भूमि पूजन करेंगे तो उसके बाद देखो धीरे धीरे हमने इतना तो कर दिया कि विधानसभा भवन बनेगा। कहां पे बनेगा? गैरसैंण। और गैरसैंण में भी कहां पे? गैरसैंण में एक स्थान पड़ता है जिसको बोलते हैं भराड़ीसैंण। ठीक है, एग्जैक्ट जो हमारी विधानसभा है वो कहां पर है? भराड़ीसैंण, जो कि गैरसैंण के अंदर ही एक कस्बा, एक छोटा एक क्षेत्र आता है। ठीक है, जैसे देहरादून में कई सारे क्षेत्र हैं ना,
जैसे धर्मपुर हो जाएगा, घंटाघर हो जाएगा, रायपुर हो जाएगा। ऐसे ही गैरसैंण में भी क्या है, एक स्थान है भराड़ीसैंण। तो भराड़ीसैंण में क्या बनाया जाएगा, विधानसभा भवन बनाया जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे अगर हमें राजधानी बनानी है तो वैसे हमें माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। और ये माहौल कैसे क्रिएट होगा कि जो भी हमारी विधानसभा सत्र होंगे, अगर हम साल में जैसे मान लो 3 होते हैं, अगर कोई एक विधानसभा सत्र अगर हम गैरसैंण में भी आयोजित कर दें तो उससे क्या बनेगा, राजधानी का थोड़ा बहुत क्या बनेगा, माहौल बनेगा। तो इसलिए 2014, ठीक है 2014 9 से 11 जून, कब 9 से 11 जून 2014, 9 से 11 जून 2014 हमने क्या किया कि पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन कहां पे कराया, गैरसैंण में कराया। ठीक है, अब गैरसैंण में भवन में मत समझना, भवन तो बन ही नहीं है, अभी तो वहां पूजा ही हो रही है, अभी तो वहां पत्थर ही रख रहे हैं अभी। ठीक है, अभी उसकी डीपीआर तैयार हो रही है, अभी भवन नहीं बना। और वो भी उस टाइम का जमाना था, तब तो आपको पता ही एक ही काम को होने में कई सालों लग जाते थे। और वैसे विधानसभा भवन बन रहे तो भाई 3-4 साल तो लगेंगे भवन बनाने में। ठीक है, अब समस्या ये थी कि भाई कराएं कहां पे, अगर आपको विधानसभा सत्र कराने कहां कराए, भवन तो है नहीं, विधानसभा भवन तो है ही नहीं, तो फिर क्या कराया गया कि जो गैरसैंण के स्कूल कॉलेज थे उन्हीं स्कूल कॉलेजों में क्या कराया गया, विधानसभा सत्र कराया गया। ठीक है, तो क्या लिखेंगे 9 से 11 जून 2014 को गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में प्रथम विधानसभा सत्र आयोजन कराया गया। ठीक है, आयोजन कराया गया। ठीक है, तो 9 से 11 जून 2014 पहली बार गैरसैंण के स्कूल कॉलेजों में विधानसभा सत्र का क्या कराया गया, आयोजन कराया गया। ठीक है, उसके बाद बीच में एक और बार फिर से विधानसभा सत्र होता है। फाइनली 2017 आते आते क्या हो गया कि आपकी विधानसभा भवन बन गया। ठीक है, कौन सा, जिसकी नींव रखी थी 2013 में, वो बन के तैयार हो गया। अब जैसे वो बन के तैयार हो गया, अब तो भवन है, अब तो ऐसा है नहीं कि स्कूल कॉलेजों में कराने की आवश्यकता है नहीं, अब आप कहाँ कराओगे, जो नई बिल्डिंग बन चुकी है ना। अब कभी कभी प्रश्न ये भी आ जाता है कि जो नई नवनिर्मित विधानसभा भवन है उसमें पहली बार विधानसभा सत्र का आयोजन कब कराया गया। ठीक है, तो क्या लिखोगे आप, अगला पॉइंट लिखना कि 17-18 नवंबर कब, 2017, 17-18 नवंबर 2017 में क्या किया गया कि नवनिर्मित विधानसभा भवन में विधानसभा सत्र का आयोजन किया गया। विधानसभा सत्र का क्या कराया गया, आयोजन कराया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, बताओ यहां तक की बात समझ में है या कुछ पता ही नहीं चल रहा क्या हो रहा है, पता तो चल रहा ना क्या क्या हो रहा है। ठीक है, चलो जी, इतनी बात अगर हो चुकी है तो उसके बाद देखो फिर आता है अगला विधानसभा चुनाव होता है, कब, 2017 में। 2017 में अगला विधानसभा चुनाव हुआ, कौन सी विधानसभा के लिए, चतुर्थ विधानसभा के लिए चुनाव हुआ। और जब चतुर्थ विधानसभा के लिए चुनाव हुआ तो इस बार कौन सी पार्टी जीतती है, बीजेपी पार्टी जीतती है ना। और बीजेपी ने अपना मुख्यमंत्री किसको बनाया, त्रिवेंद्र सिंह रावत को बनाया। किसको बनाया, त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बनाया। अब उसके बाद देखो त्रिवेंद्र सिंह सीएम बने और त्रिवेंद्र सिंह ने पहली बार, ठीक है, गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की क्या करी, घोषणा करी। अब ये डेटा आ जाएगी। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, 4 मार्च 2020, 4 मार्च 2020 को क्या किया गया कि त्रिवेंद्र सिंह रावत द्वारा गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा, ग्रीष्मकालीन राजधानी ठीक है बनाने की घोषणा। ठीक है, तो सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा गैरसैंण को राजधानी बनाने की घोषणा कब करी गई, तो कब की गई, 4 मार्च 2020 में। क्या घोषणा करने से कोई चीज बन जाती है, सीधे बन जाएगी, क्या घोषणा करने से बन जाती है। जैसे कई बार सरकार बोलती है यहां पे पुल बनेगा, तो क्या बन गया पुल, बन गया सावन पुल है,
या सरकार ने कहा कि यहाँ पे हम एक हाईवे बनाएंगे या हम यहाँ पे क्या बनाएंगे, एक फ्लाईओवर बनाएंगे, ठीक है, घोषणा होगी, तो क्या बन जाता है, उससे नहीं बनता है ना। उसके लिए कब तक नहीं बनेगा, जब तक उसकी डीपीआर तैयार नहीं होगी, जब तक आपने कागजों में लिखा नहीं और जब तक उसका बजट सैंक्शन हुआ नहीं, तब जाके मानते हैं ना कि हाँ बन जाएगा, ठीक है। ऐसे ही देखो इन चीजों के लिए क्या करनी होती है, हमें अधिसूचना निकालनी होती है, ऑफिशियली एक लेटर है ना सरकार की तरफ से रिलीज करना होता है, ठीक। तो ध्यान रखना, फिर कब, 8 जून 2020 को, ठीक है, 8 जून 2020 को ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण की अधिसूचना जारी, ठीक है। अब देखो यहां से ऑफिशियल हो जाएगा कि जो हमारी कौन सी राजधानी होगी, गैरसैंण हो, जो ग्रीष्मकालीन राजधानी है, ये क्या बन जाएगी, आपकी ऑफिशियल राजधानी बन जाएगी। 4 मार्च से नहीं, कब से होगा आपका, 8 जून 2020 से उत्तराखंड क्या बन चुकी है, उत्तराखंड नहीं, गैरसैंण हमारी क्या बन चुकी है, ग्रीष्मकालीन राजधानी बन चुकी है, ठीक है। तो देखो ये सारी बातें आपकी किससे रिलेटेड होगी, आपकी ग्रीष्मकालीन राजधानी। अब यहाँ से प्रश्न कुछ भी आ जाए भाई, प्रश्न ये आए कि क्या बोलते हैं, गैरसैंण की अधिसूचना कब जारी की, तो 8 मार्च 2020 हो जाएगा, ठीक है। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के द्वारा कब घोषणा की जाएगी, तो 4 मार्च 2020 हो जाएगा। नवनिर्मित विधानसभा में पहली बार सत्र का आयोजन कब हुआ, 17-18 नवंबर। तो एक ही क्वेश्चन से आपके कई सारे क्वेश्चन बन गए। अब पेपर तो कुछ भी पूछ सकता है ना, अब ये थोड़ी कि पेपर यही वाला प्रश्न पूछेगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है ना, पेपर वो एग्जामिनर तो इनमें से कोई भी पूछ सकता है, तो एक ही प्रश्न से आपके कई प्रश्न तैयार होंगे, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, उत्तराखंड की किस जनपद में सर्वाधिक ग्राम पंचायतें, तो भाई सर्वाधिक ग्राम पंचायतें वही होंगी जहां सबसे ज्यादा गांव होंगे। तो बताओ कौन से जनपद में सबसे ज्यादा गांव है, पौड़ी में। तो अगर पौड़ी में सबसे ज्यादा गांव है तो पौड़ी में ही सबसे ज्यादा आपकी क्या हो जाएंगे, ग्राम पंचायत हो जाएंगी, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे, बताओ कौन थे उत्तराखंड के छठे राज्यपाल, कौन बताएगा इसको, है बताओ, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल कौन थे, उत्तराखंड के छठे राज्यपाल, तो ये थे डॉक्टर कृष्णकांत पाल जी हो जाएंगे, ठीक है। कौन से हो जाएंगे, डॉक्टर कृष्णकांत पाल हो जाएंगे। अच्छा बताओ पहले राज्यपाल कौन थे, पहले उत्तराखंड के पहले राज्यपाल, अब तो पहला भी याद नहीं रहा है उत्तराखंड के पहले राज्यपाल है सुरजीत सिंह, कौन है, सुरजीत सिंह, कौन है सावन है, अब वही गायब हो गया ना, पढ़ते पढ़ते हो जाता है। देखो एग्जाम में ऐसे प्रश्न खराब होते हैं, आसान वाले, पेपर चाहे कितना भी टफ हो जाए ना, ऐसे आसान वाले प्रश्न खराब नहीं होने चाहिए। अब हम बहुत ज्यादा भागने के चक्कर में ऐसे बेसिक क्वेश्चन खराब कर देते हैं और ये हमारा सिलेक्शन रोक देता है, ठीक है। देखो उत्तराखंड के जो पहले राज्यपाल थे उनका नाम था सुरजीत सिंह बरनाला, उनका नाम क्या था, सुरजीत सिंह बरनाला, ये उत्तराखंड के पहले राज्यपाल थे, ठीक है, सुरजीत सिंह बरनाला। उसके बाद जो दूसरे राज्यपाल हुए उनका नाम क्या था, तो उनका नाम था सुदर्शन अग्रवाल, दूसरे नंबर के राज्यपाल बने, उनका नाम था सुदर्शन अग्रवाल, ठीक है। तीसरे कौन है, कौन है, बीएल जोशी, तीसरे जो राज्यपाल बने उनका नाम क्या था, बीएल जोशी, ठीक है। सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, बीएल जोशी, और उसके बाद चौथे कौन है, मार्गरेट अल्वा, ठीक है, मार्गरेट अल्वा, हलवा मत लिखना है, मार्गरेट हलवा, ठीक है। ये कौन है, मार्गरेट अल्वा जी, ठीक है। मार्गरेट अल्वा के बाद अगले हैं आपके कौन से, अजीज कुरैशी, कौन है, अजीज कुरैशी, 5वें नंबर के हो जाएंगे अजीज कुरैशी। छठे नंबर के कौन है, तो डॉक्टर कृष्णकांत पाल, कृष्णकांत पाल। कई बार जानबूझ के कंफ्यूजन करने के लिए वो आपको पेपर में के पॉल भी दे सकते हैं, तो ऐसा मत समझना कि ये नया राज्यपाल का बना, वही है, ठीक है। कृष्णकांत यानी के पॉल हो जाएगा, ठीक है। कृष्णकांत पाल के बाद अगले हैं आपके कौन से, हाँ ये नाम बड़ा अच्छा है ना, बेबी रानी मौर्य, क्या हो गया, बेबी नहीं, बेबी रानी मौर्य। अब बेबी रानी मौर्य अभी तक सब पुरुष हैं, मेल है, ठीक है, पहली बार राज्यपाल में फीमेल वर्जन भी है आपके, ठीक है, बेबी रानी मौर्य। और बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की पहली महिला क्या हो जाएगी, राज्यपाल हो जाएगी, ठीक है। बेबी रानी मौर्य के बाद इसके बाद कौन थे, तो इसके बाद थे आपके कौन सा नंबर हो गया, 7,
अब 8वें नंबर पे आ जाओ। 8वें नंबर पे कौन है? कौन है 8वें नंबर पे? अच्छा, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में कौन है? कौन है वर्तमान में? अच्छा, ये याद नहीं है। ये है कौन? गुरमीत सिंह। गुरमीत सिंह, लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, 8वें या वर्तमान राज्यपाल हो जाएंगे। ठीक है, तो सारे राज्यपाल याद होने चाहिए। देखो यहाँ पे ये प्रश्न तो देखो अभी आसान लग रहा होगा कि छठे कौन से या पहले कौन से है, तो लेकिन अब पेपर में ऐसा नहीं है कि पहला कौन सा है, इतना आसान प्रश्न नहीं है। आपको क्या देगा वो कि क्रम से लिखिए। ठीक है, तो आपके सारे 8 के 8 होने चाहिए। सुरजीत सिंह बरनाला, सुदर्शन अग्रवाल, बीएल जोशी, मार्गेट अल्वा, अजीज कुरैशी, कृष्णकांत पाल, बेबी रानी मौर्य और गुरमीत सिंह हो जाएंगे। ठीक है, चलो उसके बाद अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट है प्रश्न संख्या 24। और प्रश्न संख्या अगर 24 की बात करें तो देखो प्रश्न बड़ा प्यारा प्रश्न है। ठीक है, कि जब उद्योत चंद प्रयागराज तीर्थ यात्रा पर था तो उस समय निम्न में से किसने काली कुमाऊं पर आक्रमण किया? तो बताओ क्या है इसका आंसर? कौन सा है? हाँ बताओ कौन से, किस पे मारो में सही? ऑप्शन बी। अच्छा ऑप्शन बी, ठीक है। ऑप्शन सी। अच्छा। अच्छा वैसे अंजलि ये बताओ आप कि उद्योत चंद किस वंश का राजा था? है, चंद वंश का राजा था, है ना। अब कुड़िंद कब के थे? हैं? हाँ, कुड़िंद तो कत्यूरियों से भी पहले थे ना, है ना। कत्यूरियों के बाद कौन आए? गढ़वाल में परमार आए और कुमाऊं में कौन आए? चंद, है ना। और ये तो कत्यूरियों से भी पहले थे, कुड़िंद वंश, है ना। हमारे राज्य का पहला राजनैतिक वंश है या राजनीतिक शक्ति है, तो कुड़िंद वंश तो बहुत पुराना हो गया ना, 100-200 बीसी के आसपास, है ना। तो ये तो खैर हो ही नहीं सकता, है ना। और उसके अलावा देखो पवार वंश, भोपाल, ये भोपाल सुना तुमने आज तक? है, सुना? बताओ भोपाल। तो देखो ये वैसे भी ऑप्शन से हट गया, यहाँ पे ऑप्शन के माध्यम से हो सकता था, ये भी हट गया। तो अगर तुक्का मारना ही था तो इन दोनों में से किसी एक में मार देते हैं ना। ठीक है, तो आपका सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो डोटी के रेखा, अब ये रेखा क्या हुआ? क्या हुआ रेखा? क्या होता है रेखा? व्हाट इज रेखा? रेखा क्या है? क्या होता है रेखा? नेपाल में या डोटी, उस टाइम नेपाल नहीं बोलते थे, उस टाइम क्या बोलते थे? डोटी बोलते थे। और डोटी में राजा को ही क्या बोलते थे? रेखा कहा जाता था। तो रेखा का मतलब है कि डोटी का राजा देवपाल। ठीक है, पहले नेपाल को क्या बोलते थे? डोटी कहते थे। इसीलिए तो नेपालियों को आज भी क्या बोलते हैं? डोटियाल बोलते हैं ना, डोटियाल बोलते हैं, डोटियाल। गांव में नहीं सुना आपने डोटियाल? क्यों बोलते हैं डोटियाल? इसलिए तो बोलते हैं, पहले क्या बोलते थे वहां नेपाल को? क्या बोलते थे? डोटी बोलते थे। ठीक है, तो वहीं से वो शब्द भी आया। ठीक है, तो डोटी के रेखा देवपाल ने क्या किया? उनकी अनुपस्थिति में क्या किया? काली कुमाऊं अर्थात चंपावत पे क्या किया? अटैक किया। ठीक है, देखो उस टाइम पे गढ़वाल के राजा थे और उधर कौन था? राजा देवपाल था। इन दोनों के बीच में, क्योंकि देखो उद्योग जो पति था ना, जो ये उद्योग कौन सा इनका जो राजा, उद्योत राजा, चंद वंश का जो उद्योत था। ठीक है, तो जो उद्योत चंद था ये बहुत शक्तिशाली था। तो जनरली जो गढ़वाल का राजा और जो कुमाऊं उधर का राजा, नेपाल का राजा, डोटी का राजा, ये डरते थे। तो इन दोनों ने आपस में संधि कर रखी थी कि देखो अगर हम अकेले लड़ेंगे, ठीक है, जैसे मान लो ये हमारा उत्तराखंड है ना, ये हमारा उत्तराखंड है। ठीक है, ये इधर कुमाऊं हो गया, ठीक, और इधर क्या हो गया? गढ़वाल हो गया, और इधर क्या हो गया? नेपाल यानी कि डोटी। तो इन दोनों ने ना आपस में संधि कर रखी थी। संधि में इन दोनों ने ये कर रखा था, भाई हम अटैक करेंगे लेकिन एक साथ करेंगे, क्योंकि अगर अकेले अटैक करेंगे कुमाऊं पे और उद्योग चंद एक खतरनाक आदमी, तो वहीं पिट जाएंगे फिर। उससे बेटर ये है कि अगर मैं यहां से करूं, तुम यहां से करोगे, तो इसकी सेना क्या हो जाएगी? बट जाएगी। और सेना बटेगी तो इसका मतलब ये कमजोर होगा, और अगर ये कमजोर होगा तो हम आसानी से क्या कर सकते हैं? उद्योग चंद को हरा सकते हैं। ठीक है, तो इन्होंने किया भी ऐसे। गढ़वाल के राजा ने इधर अटैक कर दिया, ठीक है, किस पे? दूनागिरी, द्वारा हाट वाला जो इलाका है, इधर अटैक कर दिया। और इधर से देवपाल ने किस पे अटैक कर दिया? चंपावत पे। ठीक है, काली कुमाऊं बोलते थे, चंपावत पे अटैक कर दिया। अब इस उद्योग चंद ने बड़े अच्छे तरीके से युद्ध लड़ा और दोनों को हरा दिया। ठीक है, तो उद्योग चंद खुश होगा ना और ज्यादा, देखो मैंने एक ही टाइम पे दो दो राजाओं को हराया। तो जब वो खुश हुआ, तो जब खुश होने के बाद क्या करता है इंसान, बताओ? जब आपकी कोई इच्छा है और वो इच्छा पूरी होगी तो क्या करते हो उसके बाद? जब बताओ, है? पार्टी। पार्टी, बस पार्टी करते हैं। पार्टी तो बाद की बात है ना, सबसे पहले क्या करते हैं? क्या करते हैं सबसे पहले? है कुछ
पार्टी, अच्छा पार्टी करते नहीं करते, अच्छा पार्टी भी नहीं करते, पार्टी तो होती पर वो बाद का प्रोसीजर है ना, पर पहले मतलब क्या होता है, सबसे पहले क्या होता है, क्या होता है, मान लो कल के दिन आप एग्जाम निकल गया, सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले, पार्टी तो बाद की बात है ना, उसी टाइम पे क्या, जैसे रिजल्ट में आपका नाम आ गया क्या करोगे, हैं, मंदिर में जाओगे ना, सही बात है ना, सबसे पहले वही भगवान बचा दिया तूने ना, यही तो करोगे सबसे पहले, यानी सबसे पहले भगवान जी को याद करोगे। तो इसने बोला यार मैं बहुत बड़ी जीत हुई मेरी और मुझे भगवान का क्या करना है, शुक्रिया करना है, तो सीधे चला गया प्रयागराज स्नान करने के लिए। ठीक है, तो कहाँ गया है, प्रयागराज स्नान करने चला गया। अब जैसे ही प्रयागराज स्नान करने गया तो ये इसको पीछे भगाया था, अब इसने देखा कि अभी उदय चंद है ही नहीं, तो इसने इसकी अनुपस्थिति में क्या कर दिया, फिर से यहाँ अटैक कर दिया। ठीक है, किसने, और डोटी का राजा कौन था, देवपाल, डोटी का राजा कौन था, देवपाल था। ठीक है, तो यानी कि जब ये प्रयागराज गया था स्नान करने के लिए, कौन, चंद वंश का राजा कौन, उद्योत चंद, तो उसकी अनुपस्थिति का फायदा किसने उठाया, देवपाल ने उठाया, और देवपाल ने फिर से क्या कर दिया, चंपावत पे अटैक कर दिया। हालांकि इसको बाद में भी क्या कर देगा, हरा देगा। ठीक है, चलो तो ये तीसरा ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं, नायक जातियों में वैश्यवृत्ति जैसे कुप्रथा को रोकने हेतु निम्नलिखित में से किसने प्रांतीय काउंसिल में प्रस्ताव पेश किया, तो किसने किया है, किसने किया, तो ये किया किसने, डॉक्टर मसाल सिंह ने। नायक जाति पता है आपको, पता है ना, पढ़ा है ना, पढ़ा है नायक जाति, अब तो कहाँ याद, ये तो सदियों पुरानी बात है ना, आज से 2000 साल पहले पढ़ाया था मैंने, पढ़ाया था ना, नहीं आपने तो नहीं पढ़ा, सावन पढ़ा है, आपने ही पढ़ा था। नायक जाति, नायक जाति का उद्भव होता है, और ये उद्भव किस टाइम पे होता है बताओ, जब भारतीय चंद कुमाऊं का क्या हुआ करता था, राजा हुआ करता था। भारतीय चंद भी चंद वंश का क्या था, एक शक्तिशाली राजा था, और ये पहला राजा था जिसने डोटी पे क्या किया था, अटैक किया था। पहले जो चंद वंश था वो डोटी के अधीन आता था, यानी नेपाल के राजा के अधीन आता था। तो भारतीय चंद ने सोचा कि भाई अब डोटी के अधीन हम काम नहीं करेंगे, एक काम करो डोटी पे ही अटैक करो, अब डोटी जैसे अपने उसमें आ जाएगा, अब हम डोटी को कर देते तो डोटी वाले हमें कर देंगे। ठीक है, तो इसीलिए इसने क्या किया कि देखो ये हमारा क्या है, गढ़वाल हो गया, और इधर जैसे इधर चंदवंश, तो इसने क्या किया, अपना डोटी अभियान शुरू किया। क्या किया, डोटी अभियान शुरू किया। जब इसने अपना डोटी अभियान शुरू किया तो देखो ये चंपावत से निकले और कहा, पिथौरागढ़ होते हुए सोर सीरा घाटी होते हुए कहां गए, तो पहले सोर के राजा को भी जीतना था, सीरा के राजा को भी जीतना था, क्योंकि वहां पे किसका किसका शासन हुआ करता था, नेपाल के राजा का ही शासन हुआ करता था सोर और सीरा क्षेत्र में। ठीक है, अब यहाँ डोटी तो तभी तो पहुंचेंगे ना, पहले ये वाला क्षेत्र भी तो जीतना पड़ेगा जो डोटी के अधीन है। ये क्षेत्र था आपका सीरा वाला, और ये आपका कौन सा था, सोर, जो वर्तमान पिथौरागढ़ वाला क्षेत्र है। तो आपको अपनी यात्रा यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। तो जब ये यहां से गए तो इनको इसी क्षेत्र जीतने में बहुत ज्यादा समय लग गया, कम से कम 6 वर्ष का समय लग गया। इसी बीच क्या होता है कि जो भारतीय चंद के सैनिक थे उनकी शादी क्या होगी, वहां की जो लड़कियां थी उनसे होगी, फिर से वहां से एक नई जाति बन गई और उसी को क्या बोला, नायक जाति बोला। ठीक है, फिर बाद में क्या हुआ, सेना आगे बढ़ी और यहाँ डोटी पहुंच गए, और जब डोटी पहुंचे तो ये सैनिक वापस गए नहीं उन स्त्रियों को वापस लेने, है ना, तो वो स्त्रियां वहीं छोड़ गई। फिर बाद में समाज ने क्या किया, इनका तिरस्कार किया, किसका, जो ये भारतीय चंद के सैनिकों की जो क्या थी, पत्नियां थी, उनका तिरस्कार किया, उनके जो बच्चे हुए उनका तिरस्कार किया, है ना, और जब तिरस्कार किया तो उनको गांव से बिरादरी से क्या कर दिया, बाहर कर दिया, और जब बाहर किया तो ऑब्वियसली बात है इनके पास अपना जीवन यापन करने के लिए कोई साधन ही नहीं था, है ना, और जब किसी के पास जीवन यापन करने का कोई साधन ही नहीं होता है, समाज जब बहिष्कृत कर लेता है, कोई काम देने के लिए भी तैयार नहीं है, तो फिर ये लोग किसमें पड़ गए, वैश्यवृत्ति में पड़ गए। ठीक है, तब इन्होंने वैश्यवृत्ति अपनाया और धीरे धीरे वैश्यवृत्ति इनका क्या होता गया, प्रोफेशन होता गया, है ना। धीरे धीरे देखो साल आया तब 1919 के आसपास, और अब कुमाऊं में खूब सारी राजनीतिक चेतना हो चुकी थी। कुमाऊं में कई सारे लोग जैसे बद्रीदत्त पांडे, जयानंद भारती, कई सारे लोग थे, है ना। इन लोगों के द्वारा जो ये प्रथा चल रही थी इनके यहाँ पे, इनको खत्म करने का प्रयास किया गया। तो इसीलिए 1919 में सबसे पहले क्या होता है, नायक जाति सुधार आंदोलन शुरू होता है, नायक जाति सुधार आंदोलन। अब देखो भारतीय चंद कब था, 1400 ईस्वी के आसपास, तब से लेकर 1900 यानी 20वीं सदी तक इस जाति की स्थिति बहुत ज्यादा खराब थी। ठीक है, ये क्या कर लेते थे, अपने बच्चों को वैश्यवृत्ति में ही भेज देते थे,
इनको ऐसा लगा कि ये हमारा ही प्रोफेशन है, ठीक है, तो इनके लिए बहुत नॉर्मल था। तो इनकी स्थिति बहुत दयनीय थी। फिर यहाँ के लोग जो आंदोलनकारी थे, तो फिर इन्होंने इनमें सुधार करने के लिए क्या करा, आंदोलन स्टार्ट किया। तो 1919 से क्या होता है कि नायक जाति सुधार आंदोलन चलता है, ठीक है। फिर साल 1924 में नायक जाति में सुधार करने के लिए क्या बनाएगी, नायक समाज सुधार समिति। सुधार समिति, देखो किसी भी समाज में अगर आपको सुधार करना है तो आपको आंदोलन करना पड़ता है, ऑब्वियसली बात है ना। और ऐसे ये कुमाऊं की जो समाज है, ठीक है, वहां पे क्या थी, ये एक सामाजिक क्या थी, कुप्रथा थी, ठीक है। इसके अगेंस्ट धीरे धीरे लोग आए और 1919 में आंदोलन शुरू हुआ। 1924 में आंदोलन को और बढ़ाया गया, तो नायक समाज सुधार समिति का गठन किया गया। और जब फाइनली उस टाइम पे सरकार किसकी हुआ करती थी, शासन किसका था उस टाइम पे, अंग्रेजों का शासन था। तो फाइनली अंग्रेज गवर्नमेंट पे क्या पड़ा, दबाव पड़ा। और 1929 ईस्वी में क्या किया गया कि नायक बालिका रक्षा अधिनियम लाया गया। नायक बालिका रक्षा अधिनियम, इस अधिनियम के द्वारा यह किया गया कि अगर कोई भी माँ बाप अपने बच्चों को या अपने बच्चियों को वेश्यावृत्ति में भेजते हैं तो उनके खिलाफ क्या होगी, सख्त कार्यवाही होगी। यानी कि अब क्या बन चुका है, कानून बन चुका है, ठीक है। तो उसके बाद धीरे धीरे ये व्यवस्था क्या हो जाएगी, कुमाऊं के समाज से समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो ये बातें आपको क्या रखनी है, नायक समाज के बारे में याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आ जाते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किस चंद शासक ने डोटी राज्य से कर वसूला था, बताओ किसने वसूला था, किसने वसूला था, उद्योत चंद, अभी बताया थोड़ी देर पहले, है ना, उद्योत चंद। उद्योत चंद चंद वंश का दूसरा ऐसा प्रतापी राजा था जिसने डोटी को क्या किया था, अपने अधीन किया था। लास्ट कहानी बताई थी मैंने कि जब वो प्रयागराज गया था, है ना, और देवपाल ने फिर से अटैक कर दिया। अब ये वापस गया, जब इसने सुना कि देवपाल ने फिर से अटैक कर दिया कुमाऊं पे, ये प्रयागराज से वापस गया और इसने चंपावत से खदेड़ा, फिर उसके बाद डोटी में एंटर किया और वहां डोटी में भी उसको हरा दिया था, ठीक है। और बाद में फिर इसको क्या कर दिया कि कर देने के लिए बाध्य कर दिया। पहला राजा कौन था जिसने डोटी को अपने अधीन किया, भारती चंद, ठीक है। और दूसरा राजा कौन हुआ, उद्योत चंद हुआ। सोमचंद के बारे में आप जानते ही कि सोमचंद कौन था भाई, कौन था सोमचंद, चंदवंश का संस्थापक था, ठीक है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, सीरा पर आधिपत्य रुद्रचंद की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। उस समय सीरा पर निम्नलिखित में से किसका अधिकार था, बताओ किसका अधिकार था जब रुद्रचंद था, ठीक है। तो देखो बात करें कहां पर, सीरा, सीरा की बात हो रही ना। अगर सीरा की बात हो रही है तो सीरा कहां है, पिथौरागढ़ यानी कि कुमाऊं में है। तो कुमाऊं में है तो भाई पवार तो आएगा नहीं ना, ठीक है। उसके अलावा अमर सिंह थापा, भाई साहब अमर सिंह थापा कहां से आ जाएगा, अमर सिंह थापा तो कब, जब गोरखा वाला टाइम आएगा, ये तो 1700 ईस्वी के 18वीं सदी के आसपास की बात है। तो ना तो ये हो सकता है और ना ही ये हो सकता है। अजय पाल ने कभी कुमाऊं पे अटैक किया ही नहीं, तो भाई अजय पाल तो हो ही नहीं सकता ना, ठीक है। अब बचा कौन सा, देखो एक ही बचा, तो डोटी के हरिमल, ठीक है। डोटी के हरिमल का क्या हुआ करता था, इसको यहाँ पे प्रतिनिधि के रूप में रखा था, कहां पर, सीरा में रखा हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। निम्नलिखित में से निम्न किस कमेटी ने 2000 में पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय लिया गया, ठीक है। तो देखो जब हमारा राज्य बनने की बात हो रही थी, उत्तराखंड राज्य बनने की बात हो रही थी, तो आपको पता होना चाहिए इसमें शुरुआत में न तो हरिद्वार की बात हो रही थी और न ही उधम सिंह नगर की बात हो रही थी, ठीक है। हम शुरुआत में जो 8 पहाड़ी जिले थे उन्हीं को काट करके ये बोल रहे थे हमारा उत्तराखंड बनना चाहिए। बाद में हरिद्वार को भी शामिल किया गया। अब लास्ट आपका किस पे रुक गई थी चीज कि क्या उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, क्योंकि देखो एक ऐसा जनपद होना भी जरूरी है जहां पे खूब सारे क्या हो, उद्योग हो। अगर मान लो उधम सिंह नगर हमारे पास नहीं होता, ठीक है, तो हम इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा वीक हो जाते। 2 जनपद तो चाहिए ना, जैसे एक हरिद्वार है उद्योग के मामले में बहुत आगे है, उधम सिंह नगर है उद्योग के मामले में बहुत आगे है। कृषि के मामले में सारे कृषि उद्योग आपको कहां मिलेंगे, उधम सिंह नगर में मिलेंगे। अगर उधम सिंह नगर नहीं होता हमारे पास तो एग्रीकल्चर के मामले में हम बहुत पिछड़ जाते। वो तो थोड़ा बहुत बैलेंस किसने कर दिया, उधम सिंह नगर ने बैलेंस कर दिया, ठीक है। उद्योग में किसने बैलेंस कर दिया, हरिद्वार और उधम सिंह नगर ने बैलेंस कर दिया, ठीक है। तो फिर बाद में इसी पे बात चल रही थी
कि क्या पंतनगर को यानी कि उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल किया जाना चाहिए, नहीं किया जाना चाहिए। तो इसके लिए किसका गठन किया गया था? जॉर्ज कमेटी का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। तो उधम सिंह नगर को उत्तराखंड में शामिल करने के लिए जिस कमेटी की स्थापना की गई थी उस कमेटी का नाम क्या था? जॉर्ज कमेटी था। बाकी आपको पता ही है कौशिक समिति, कौशिक समिति किस लिए थी? कौशिक समिति किस लिए थी भाई? किसके लिए थी कौशिक समिति? अच्छा, राजधानी के लिए थी। किसके लिए थी कौशिक समिति? है कैसे बोलिए मानसी, आप इतनी बार आगे है पेपर में। कौशिक समिति किस लिए थी? है किस लिए थी? सावन किस लिए थी? देखो अब कितना बेसिक प्रश्न है ना। हाँ, ये ऐसा प्रश्न मेरे को आता ही है, तब कंफ्यूजन होता है जब पेपर में आता है ना। यही यही प्रश्न होते हैं जो सिलेक्शन रोकते हैं। कौशिक समिति कितना आसान है, देखो सबसे इजी होगा कौशिक समिति। बताओ है? कौशिक समिति थी उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए, जबकि दीक्षित आयोग किससे संबंधित था? अस्थायी राजधानी बनाने के लिए था। नहीं, 1994 में होता ना कौशिक समिति। अभी यहाँ राज्य ही नहीं बना तो पहले ही वहां राजधानी का चयन के लिए वो करेंगे, है ना। तो जो कौशिक समिति 1994 ईस्वी में मुलायम सिंह सरकार के द्वारा क्या किया गया था? गठित किया गया था। और मैंने ये भी बताया था आपको कि उस टाइम पे उनके शहरी विकास मंत्री थे जिनका नाम था रमाशंकर कौशिक। उन्हीं की अध्यक्षता में इस आयोग का या इस कमेटी का गठन किया गया था, है ना। और इस कमेटी का मुख्य उद्देश्य क्या था बनाने का? कि कौन से ऐसे क्षेत्र हैं जिनको उत्तराखंड में शामिल, किन जिलों को मिला करके इनकी राजधानी क्या होगी, किस तरीके से उत्तराखंड होगा, है ना। तो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करना इसका काम था। वहीं जो दीक्षित आयोग था उसको 2001 में बनाया गया था अंतरिम सरकार के द्वारा। क्यों बनाया था? कि अस्थायी राजधानी कहाँ होनी चाहिए। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अगर केवल राजधानी की बात हो रही है तो दीक्षित आयोग, अगर राज्य पृथक राज्य की बात होगी तब कौशिक समिति होगी। ठीक है, चलो ये तो कई बार पेपर में आ चुका है। पेपर मतलब जो हमने प्रैक्टिस पेपर कराए हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भाग ले रहे लोगों पर देघाट तथा कुमार नामक स्थान पर निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने गोली चलाने का आदेश दिया? किसने दिया? किसने दिया? जॉनसन ने दिया था। ठीक है, अंग्रेज अधिकारी सेनापति हुआ करता था कौन? जॉनसन के द्वारा क्या दिया गया? गोली मारने के आदेश दिया गया था। ठीक है, 5 सितंबर आपको बताई है लोग इकट्ठे हो रखे थे। 5 सितंबर कब? 5 सितंबर 1942। 5 सितंबर 1942 में कुमाऊं के लोग कहां पे इकट्ठा हो रखे थे? सल्ट के खुमार नामक स्थान पे क्या हो रखे थे? इकट्ठा हो रखे थे। इकट्ठा इसलिए हो रखे थे कि हमें क्या करना है? अंग्रेजों का बहिष्कार करना है। जब लोग इकट्ठा हुए तो यहाँ पे अंग्रेजों की एक सेना की टुकड़ी भी पहुंच गई, और जब उन्होंने देखा कि भीड़ बहुत ज्यादा हो रही है तो फिर इसने क्या दिया? गोली मारने का आदेश दे दिया। ठीक, इसने जॉनसन ने। और जब गोली मारी गई तो इसी में 2 भाई शहीद हुए थे जिनका नाम क्या था? गंगाराम और खीमदेव। ठीक है, गंगा राम व खीमदेव नामक 2 भाई शहीद हो गए। खीमदेव नामक 2 भाई क्या हुए? शहीद हुए। ठीक है, अब यहाँ पे कई लोग क्या हो गए? शहीद हो गए। तो इसीलिए ध्यान रखना आज भी 5 सितंबर को अल्मोड़ा के सल्ट में क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। इतनी बात क्लियर है? बताओ यहां तक कोई दिक्कत है? चलो दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है कि कुमाऊं का बेताज बादशाह कौन कहलाता है? बताओ कुमाऊं का बेताज बादशाह है कौन कहलाता है? कुमाऊं का बेताज बादशाह है किसे कहा जाता है? हेनरी रैमजे को। हेनरी रैमजे कहाँ है? रैमजे, हेनरी रैमजे को कुमाऊं का बेताज बादशाह कहा जाता है। ठीक है, और बेताज बादशाह इसलिए कहते हैं, बेताज मतलब ताज ही नहीं है ना सिर में। पहले के जमाने में राजाओं के ऊपर क्या होता था? सिर में ताज होता था। हालांकि राजा की तरह था लेकिन ताज नहीं था, इसलिए बेताज बादशाह हो गया। ठीक है, हेनरी रैमजे के बारे में आप जानते हैं कि 1956 इसका कार्यकाल कब था? 1956 से लेकर के 1984 तक। ठीक है, बहुत लंबे समय तक इसका क्या था? कुमाऊं कमिश्नरी का कार्यकाल था। इसके समय पे ही क्या होता है? 1857 की क्रांति होती है। हालांकि इस क्रांति को दबाने के लिए इसने बहुत बेहतरीन तरीके से मैनेजमेंट कर रखा था, है ना। इसने कुछ नहीं बुलाया, इसने चुपचाप गोरखों को बुला दिया, है ना। भाई आओ, क्योंकि इससे पहले गोरखे थे यहाँ पे
और यहाँ के लोग गोरखों से वैसे भी डरे हुए थे पहले से, है ना। तो इसने कुछ नहीं करे, एक सेना बुलाई, एक काम करो नेपाल से आप लोग आ जाओ। और उस सेना का नाम क्या था? कौन सी सेना बुलाई थी नेपाल से? हैं, सेना बुलाई थी ना, कि अगर मान लो 1857 की क्रांति में अगर उत्तराखंड के लोग शामिल होते हैं और यहाँ पे कोई विद्रोह हुआ तो फिर उसको दबाने के लिए पूरी तैयारी कर रखी थी। हालांकि हमने विद्रोह नहीं किया, हमने इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें अंग्रेजी जो शासन था वो गोरखों की तुलना में बहुत बढ़िया लग रहा था, है ना, क्योंकि उनका क्रूर शासन था गोरखों का। अब हमें पता था अंग्रेज चले जाएंगे तो गोरखा आएंगे, तो भाई गोरखों से बढ़िया तो अंग्रेजी है ना, कम से कम ऐसा तो नहीं करते अजीब अजीब से काम, है ना। तो फिर हेनरी रैमजे ने बताओ कौन सी सेना बुलाई थी? भूल गई, कौन सी सेना बुलाई थी? रणवीर सेना। कौन सी सेना बुलाई थी? रणवीर सेना बुलाई थी। नेपाल से कौन सी सेना बुलाई थी? रणवीर सेना बुलाई थी। अगर यहाँ पे किसी भी प्रकार का अगर विद्रोह होता है तो फिर इस रणवीर सेना क्या कर देगी? एक्शन में आ जाएगी, ठीक है। तो कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि हेनरी रैमजे ने 1857 की क्रांति का विद्रोह के लिए, विद्रोह को रोकने के लिए, ठीक है, नेपाल से कौन सी सेना बुलाई थी? तो उस सेना का नाम क्या था? रणवीर सेना, ठीक है। चलिए, इतनी बात क्लियर है। बाकी देखो, अगर बात करें ट्रेल, एक इंपॉर्टेंट कमिश्नर हुई कुमाऊं की, इसके बारे में हम कई सारी चीजें देख चुके हैं। जब ट्रेल कुमाऊं के कमिश्नर बने तो इन्होंने 1816 ईस्वी में गढ़वाल में क्या कराया? भूमि बंदोबस्त कराया, और जो कि गढ़वाल क्षेत्र का पहला भूमि बंदोबस्त था। इससे पहले भूमि बंदोबस्त 1815 में ही हो गया था, है ना, जब गार्डनर थे, और वो केवल कहां पे हुआ था? कुमाऊं क्षेत्र में हुआ था। इसके अलावा 1816 में कई बार बता चुका हूं कि अल्मोड़ा में क्या किया था? किसकी स्थापना करी थी? अल्मोड़ा थाना, थाना नहीं जेल, अल्मोड़ा जेल की स्थापना की थी, और ये पहला जेल था हमारे राज्य का, ठीक है। उसके बाद 1819 में बात करें तो 1819 में क्या किया गया था? पटवारी पद का सृजन किया गया था पटवारी पद का सृजन। 1817 में भूमि बंदोबस्त हुआ था, 3 साल भूमि बंदोबस्त। फिर उसके बाद और कुछ हुआ था 1820 में। 1820 में क्या किया गया था? देहरादून में पहली सिविल कोर्ट नहीं, देहरादून में शुल्क, पहली बार स्टाम्प शुल्क शुरू किया गया था। जैसे मान लो अगर आप कोर्ट में जा रहे कोई केस लेकर के, इससे पहले ऐसे ही होता था फ्री में, तो पहली बार क्या लगाया गया? स्टाम्प शुल्क लगाया गया, स्टाम्प शुल्क लगाया गया, ठीक है। फिर उसके बाद 1822 में बताओ, 1822 में क्या हुआ? आबकारी विभाग की स्थापना की गई, आबकारी विभाग की स्थापना हुई। और क्या हुआ? और भी हुआ था कुछ, है खच्चर सेना, कुली बेगार के जगह पर खच्चर सेना का क्या किया गया? गठन किया गया। हालांकि ये खच्चर सेना बहुत ही ज्यादा अस्तित्व में नहीं आ पाती है, जब काम फ्री में हो रहे हैं तो खच्चरों से क्यों काम करवाए, है ना, ठीक है। चलो ठीक, तो आबकारी विभाग और खच्चर सेना हो जाएगा। उसके बाद साल आया 1824। 1824 में क्या किया गया? डबल लॉक व्यवस्था की गई, यानी जो सरकारी खजाना होगा उस पर क्या किया जाएगा? डबल लॉक लगाया जाएगा, जिसकी एक चाबी कलेक्टर के पास होगी, तो एक चाबी किसी जो खजांची होता है ना, जिसको ट्रेजरी बोलते हैं, ठीक है, तो एक चाबी उसके पास होगी। फिर साल आया कब? 1829, 1829। कब आया? साल आया कब? 1829, 1829। और 1829 में भी क्या गया कुछ? श्रीनगर में पहला सस्पेंशन ब्रिज, ठीक है, श्रीनगर में प्रथम सस्पेंशन ब्रिज। सस्पेंशन ब्रिज जानते हैं? सस्पेंशन ब्रिज जानते हैं क्या होते हैं? झूला पुल, झूला पुल नहीं सुना आपने? जो थोड़ा जिसमें जाने से डर लगता है ना, ऐसे ऐसे झूलता हुआ, देखा? गए कभी आप झूला पुल नहीं गए कभी? जिसमें तार लगी रहती किनारे और इतना पतला सा होता है ना। चलो, श्रीनगर में सस्पेंशन ब्रिज। फिर उसके बाद 1830 में बात करें तो इसने एक और चीज करी थी, ट्रेल पास की खोज करी थी, है ना, ट्रेल पास की खोज करी थी, ठीक। उसके अलावा 1833 में बात करें तो 1833 में क्या किया था? अल्मोड़ा में, हाँ क्या किया था? अल्मोड़ा में हाँ, प्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति करी, प्रथम देसी चिकित्सक की नियुक्ति करी। इससे पहले चिकित्सक कौन होते थे? अंग्रेजी होते थे, है ना। तो अल्मोड़ा के प्रथम देसी चिकित्सक, ये अभी पेपर में आया था, पीसीएस अपर पीसीएस में आया हुआ था ये पेपर, ठीक है। साल
34 में ही चाय कमेटी की स्थापना की गई, चाय कमेटी बनाई गई, ठीक है, और 1835 में खुद ही रिटायर हो गया, ठीक है। चलो जी, तो ये बातें आपको याद रखनी है। इसके अलावा चीजें तो बहुत सारी हैं, सारी चीजें यही कवर नहीं करेंगे, ठीक है। लेट हो गई, हाँ ठीक है, ठीक है, चलिए इतना हो गया यहाँ तक। चलो उसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, अगला प्रश्न। ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन 1930 में किस स्थान पे किया गया? किस स्थान पे किया गया? दुगड्डा में किया गया, ठीक है। और इसकी जो अध्यक्षता करी उसका नाम क्या था? प्रताप सिंह नेगी। उनका नाम क्या था? उनका नाम था प्रताप सिंह नेगी जी, ठीक है, प्रताप सिंह नेगी। तो ये जो हुआ था ये कब हुआ था? 30 मई 1930 को। तो 1930 को 30 मई 1930 को ब्रिटिश गढ़वाल में पहला राजनीतिक सम्मेलन होता है। कहाँ पे होता है? दुगड्डा में होता है। और दुगड्डा में इसकी अध्यक्षता किसने करी? इसकी अध्यक्षता करी थी प्रताप सिंह नेगी के द्वारा की गई, ठीक है। चलिए अब इसके बाद अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, और ये है, उत्तराखंड राज्य में गांवों को समझने व उनका आकलन हेतु नैनीताल की पहाड़ संस्था द्वारा 1974 में प्रत्येक 10वें वर्ष 45 दिन की यात्रा क्या कहलाती है? अस्कोट नहीं, महेश्वरी घाटी यात्रा। क्या? वो दूसरी है, पिथौरागढ़ उधर वाली है, ठीक है। हाँ, वो पहाड़ संस्था के द्वारा नहीं की गई, वो दूसरी क्या होती है आपकी यात्रा होती है, ठीक है, पहाड़ संस्था के द्वारा, ठीक है। कंफ्यूजन हो रहा है इसमें? कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार चेक कर लो, है? उत्तरकाशी के लिए जाते हैं, ठीक है। चलो, तो नैनीताल की पहाड़ संस्था के द्वारा महेश्वर घाटी यात्रा होती है, ठीक है। चलो, कंफ्यूजन हो रहा है तो एक बार दोबारा चेक कर देना इसमें। बाकी नंदा राजात के बारे में आप देखते हैं। नंदा राजात यात्रा कहां से स्टार्ट होती है? ये मैं पिछले क्लास में पिछले प्रैक्टिस सेट में बता चुका हूँ। नंदा राजात यात्रा कहां से? नौटी, चमोली के नौटी गांव से शुरू होती है। उसके बाद यात्रा कई पड़ावों से होकर आगे गुजरती है, और वहीं अगर बात करें तो एक स्थान पड़ता है आपका कौन सा? भगोती। भगोती सुना है? हाँ, तो भगोती ऐसा माना जाता है कि मां नंदा का, मायके का ये अंतिम पड़ाव है। उसके बाद अपने ससुराल वाले एरिया में स्टार्ट हो जाता है ना। और पहला जो गांव पड़ता है उसका नाम क्या? कुलसारी, है ना। और कुलसारी मां नंदा का ससुराल का पहला पड़ाव माना जाता है। इसके अलावा एक और था चांदपुर गढ़ गांव। तो जो चांदपुर गढ़ गांव है वहां पे टिहरी रियासत के जो राजा के फैमिली की जो वंश है ना, वहां पे क्या करने आते? पूजा करने आते जब भी यात्रा होती, ठीक है, चांदपुर गढ़ी में। उसके अलावा आगे बढ़ेंगे, कुलसारी से जब आगे बढ़ेंगे तो फिर आपका आता है नंद केसरी। और जो नंद केसरी होता है, नंद केसरी में बधाड़ क्षेत्र की जो नंदा होती है ना, उसका मिलन हो जाता है, और यहीं पे कुमाऊं के लोग क्या होते हैं? शामिल हो जाते हैं। फिर आपका थराली आता है। उसके अलावा आपका क्या आता है? और कई सारे स्थान, बाण गांव आता है, ठीक। फिर उसके बाद आपका रूपकुंड आता है, पातर नचौड़िया आता है। और पातर नचौड़िया वो स्थान है जहां से आगे महिलाएं इस यात्रा में शामिल नहीं होती। क्यों नहीं होती बताओ? इसके आगे आगे बहुत हार्ड रास्ता है ना, तो इसलिए महिलाएं शामिल हैं। तो क्या आप बोलो यही, आप वहां से वापस, ठीक है। उसके बाद बस कुछ ही लोग जाते हैं, ठीक है। चलो, ये बात आपको याद रखनी। अगला प्रश्न आ जाते हैं, और अगला प्रश्न है, पौड़ी गढ़वाल जनपद का निम्नलिखित में से कौन सा मेला पशु बलि का मेला है? तो कौन सा है? ठीक है, बंगखाल, या इसी को बूखाल का मेला बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूखाल मेला कहा जाता है। तो ए वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलो, अब कुछ प्रश्न फटाफट देखते हैं जरा। उत्तराखंड राज्य में शिवरात्रि के अवसर पर 3 दिन चलने वाला देवल मेला निम्नलिखित में से किन नदियों के संगम पर होता है? बताओ रे, किस नदियों के संगम पे होता है? हैं? किस नदियों के संगम पे होता है? तो ये होता है आपका पिंडर और कैल नदी के संगम पे होता है, ठीक है। अच्छा, एक मेला वहां पे भी होता है, गोरी और काली नदी के संगम पे। वो कौन सा मेला है? जौलजीबी मेला, ठीक है। वो कौन सा मेला है? जौलजीबी मेला है, ठीक है। तो ये बातें भी आपको याद रखनी। भगीरथी और अलकनंदा के संगम पे कौन सा स्थान है? देवप्रयाग है। सरयू और गोमती के संगम पर बागेश्वर है। और सरयू और गरुड़ गंगा के संगम पे, सरयू नहीं, गोमती और गरुड़ गंगा, गोमती और गरुड़ गंगा के संगम पे कौन सा स्थान है? गोमती और गरुड़ गंगा नदी के संगम पे,
ये आपका बैजनाथ है, ठीक है। बागेश्वर से पहले एक स्थान आता है बैजनाथ, ठीक है। ये बात ही आप याद रखेंगे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। खड़ले नामक चांदी का आभूषण निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा धारण किया जाता है? तो थोड़ा अलग प्रश्न है, तो किसके द्वारा किया जाता है? भोटिया जाति के द्वारा किया जाता है। भोटिया जनजाति, ध्यान रखना, ये महान हिमालय में निवास करने वाली उत्तराखंड की एक प्रमुख जनजाति है, ठीक है। वहीं इनको देखो चमोली में क्या बोलते हैं? इनको मारछा तोलछा, चमोली में इनकी मारछा तोलछा प्रजाति मिलती है, जाति मिलती है। वहीं उत्तरकाशी में जाड़, पौड़ी, पौड़ी नहीं, उधर क्या बोलते हैं, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ में कौन सी मिलती है? जौहार, सौका, दारमा, ब्यासी, चौदांसी, ठीक है। कई सारे क्या है नाम है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। अगला प्रश्न आ जाओ। नंदा राजात यात्रा की होमकुंड से वापसी दूसरे रास्ते से होती है, इनमें से कौन सा स्थान नहीं है? तो इनमें से वो स्थान नहीं है, देखो सितोल है, कनोल है और चंदनिया घाट है, इनमें से ये वाला नहीं है, ठीक है। तो ये वाला गलत आंसर हो जाएगा, यानी कि प्रश्न के हिसाब से ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि मुंदोली कहाँ पड़ता है? जब यात्रा आपकी जाती है उस टाइम का पड़ाव आपका कौन सा है? यात्रा का पड़ाव है। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं? होमकुंड से वापस आते टाइम वही रास्ता नहीं है, दूसरा रास्ता है। जैसे मान लो यात्रा यहाँ से गई नौटी से और इधर होमकुंड पहुंच गई, लास्ट पड़ाव कौन सा है? होमकुंड। यहाँ पे मां नंदा की पूजा होती है और चौसंगिया खाड़ों को छोड़ा जाता है ना। और उसके बाद देखो इधर से यात्रा वापस आती है, तो मुंदोली इस वाले रास्ते में पड़ती है जब यात्रा जाती है। वापस आते टाइम मुंदोली नहीं पड़ते हैं, वापस आते टाइम ये वाले स्थान पड़ते हैं आपके, ठीक है। चल अगला प्रश्न है, और यह है कैलाश मानसरोवर यात्रा के संदर्भ में कौन सी झील की दूरी बताओ? कैलाश से मानसरोवर झील की दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर है। कितनी है? 32 किलोमीटर। कैलाश मानसरोवर यात्रा की कुल लंबाई कितनी है बताओ? वो है 280 किलोमीटर। कितना है? 280 किलोमीटर है कैलाश मानसरोवर यात्रा की जो लंबाई है, 280 किलोमीटर, ठीक है। और जो कैलाश है, जहां पे कैलाश पर्वत है और जो मानसरोवर झील है, उनके बीच की दूरी कितनी है? 32 किलोमीटर है। कैलाश मानसरोवर जो यात्रा थी, ध्यान रखना, 1962 में, 1962 से पहले ये यात्रा बहुत ही आम तौर पे होती थी। लेकिन 1962 में जब चाइना ने हम पे अटैक किया तो यात्रा क्या हो गई थी? बंद हो गई थी। फाइनली 1981-82 के दौरान भारत और चीन सरकार के बीच में समझौता हुआ और एक रास्ता, कौन सा? लिपुलेख वाला रास्ता, ठीक है, वहां से फिर से क्या हुई? आपकी यात्रा स्टार्ट हुई, ठीक। चल अगला प्रश्न आ जाओ। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत पदीय नगर नहीं है? बताओ भाई, कौन सा नहीं है? तो जो पर्वत पदीय नहीं, देखो टनकपुर क्या पर्वत पदीय है? तो बिल्कुल है। पर्वत पदीय का मतलब है पर्वत खत्म हो रहा है, अब मैदानी इलाका शुरू हो रहा है। तो देखो टनकपुर मैदानी है, लेकिन बगल में आपको पहाड़ मिल जाएगा, ठीक है। कोटद्वार है तो मैदानी, लेकिन बगल में क्या है? पहाड़ है। जैसे देहरादून है, सिंपली है तो मैदान है, लेकिन क्या है? बगल में पहाड़ मिल जाएगा। हरिद्वार, क्या हरिद्वार मैदान है, लेकिन बगल में क्या है? पहाड़ है। आसपास आपको शिवालिक की पहाड़ियां दिखती, जिसमें आपको मनसा देवी और चंडी देवी का मंदिर मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन रुद्रपुर के आसपास कहीं आपको पहाड़ नहीं मिलेंगे, तो इसलिए पर्वत पदीय प्रदेश नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य के किस स्थान का प्राचीन नाम सौम्य काशी व बाड़ा हाट है? ये तो आसान प्रश्न है। किसका है? उत्तरकाशी का। अच्छा, कलकूट किसका पुराना नाम है? कलकूट किसका पुराना नाम है? बताओ किसका है? कालसी का है। किसका है? कालसी। तो कलकूट है कालसी का पुराना नाम। और ये जानकारी हमें कहां से मिलती है? कहां से मिलती है? अशोक के शिलालेख से मिलती है ना। अशोक का शिलालेख है कहां पर? कालसी में। उसी शिलालेख में क्या कहा गया है? कालसी को कलकूट कहा गया, ठीक है। चलो, इसके अलावा हरिद्वार को क्या बोलते हैं? मायापुरी और कुपिला या कपिला, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में स्थित लघु हिमालय से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से सत्य कथन का चुनाव करते हुए उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। किसके बारे में बताना है? लघु हिमालय के बारे में बताना है। लघु हिमालय या इसी को क्या बोलते हैं? कौन सा छोटे? एक छोटे या
अच्छा एक प्रश्न छूट गया, 40, ये अच्छा ये छूट गया। पिथौरागढ़ जिले में, देखो ये प्रश्न है, पिथौरागढ़ जिले में गोरखों द्वारा बनाया गया वह किला जिसे अंग्रेजों ने लंदन फोर्ट का नाम दिया, तो कौन सा आपका? सिमलगढ़ है। ठीक है, ये याद रखना है। उसके अलावा देखो अगला प्रश्न आ जाओ, प्रश्न संख्या 41 पे, और यहाँ पे सही विकल्प चुनना है किसके बारे में? मध्य हिमालय के बारे में। तो देखो मध्य हिमालय, यह श्रेणी प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक चट्टानों की बनी है। तो क्या ये बात सही है? क्या सही है ये बात? तो बिल्कुल सही है। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक, देखो प्री कैम्ब्रियन और जो पेलियोजोइक है ये है क्या? ये क्या है? पेलियोजोइक, चट्टान तो बात की बात है, ये टाइम पीरियड है ना। जैसे हम उत्तराखंड के इतिहास को डिवाइड करते हैं ना अलग अलग टाइम पे, प्राचीन समय, मध्यकाल, आधुनिक काल, है ना। तो ऐसे ही जब हम पृथ्वी की संरचना को स्ट्रक्चर क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं, पृथ्वी का स्ट्रक्चर कैसा रहा होगा, कब से? जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई होगी, तो तब से लेकर अब तक के टाइम को हम क्या करते हैं, अलग अलग युगों में बांटते हैं, यानी कि अलग अलग टाइम पीरियड में बांटते हैं, और इन्हीं टाइम पीरियडों का नाम ही क्या होता है? प्री कैम्ब्रियन, पेलियोजोइक। ठीक है, ये ध्यान रखना है। ठीक, तो यानी कि जो ये पर्वत श्रेणी है ये प्री कैम्ब्रियन तथा पेलियोजोइक चट्टानों की बनी, यानी कि उस टाइम की बनी। ठीक है, यानी कि ये बात बिल्कुल सही। इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो बिल्कुल आपने सुना भी होगा कि जो मध्य हिमालय, महान हिमालय, यहाँ पे जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। ठीक है, क्योंकि जीवाश्म कहाँ से होगा? क्योंकि वहां पे क्या है, जीवाश्म वहीं तो होगा जहां आपके पर्वत क्या होंगे, कमजोर होंगे। वहां तो ऑलरेडी कैसे आपकी सख्त चट्टाने, वहां जीवाश्म कैसा हो जाएगा? ठीक है, जैसे शिवालिक सबसे नया है, सबसे कच्चा पहाड़ है, तो आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा? जीवाश्म मिल जाएगा, क्योंकि कच्चा पहाड़ है। ठीक है, चलो फिर उसके बाद देखो ये वाला ऑप्शन भी सही है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार सघन वन मिलते हैं जिसमें चीड़, फर, देवदार आदि प्रमुख वृक्ष हैं। क्या ये बात सही है? बताओ, क्या मध्य हिमालय में आपको चीड़ मिलता है? चीड़ ही तो मिलता है सबसे ज्यादा, है ना। देवदार मिलता है, बिल्कुल देवदार, जैसे आप और ऊपर की तरफ जाओगे तो आपको देवदार का पेड़ मिलेगा जनरली वहां जहां साल में क्या है 1-2 महीने बर्फ पड़ जाती है, ऐसी जगह तो आपने देवदार देखा होगा ना। तो वो क्षेत्र भी तो मध्य हिमालय में आता है, 4000 या 4500 मीटर की ऊंचाई तक। उसके अलावा देखो पश्चिमी सरयू, पश्चिमी रामगंगा, लदिया और नयार जैसी नदी इसी श्रेणी से निकलती है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि आपने इन नदियों का उद्गम कभी कोई हिमानी नहीं सुना होगा, है ना। तो जब भी हम इनका उद्गम पढ़ते हैं कहाँ पढ़ते हैं? दूधातोली पर्वत श्रेणी पढ़ते हैं। ऐसे ही आपका लदिया है, नयार नदी है, ठीक है, और आपका क्या है और नदियां हो जाएंगी। तो ये मध्य हिमालय से ही निकलती है, हिमानी से नहीं निकलती। जो हिमानी से आएगी वो हो जाएगा आपका महान हिमालय से। तो इसका मतलब क्या है, आपके चारों विकल्प सही है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सभी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में धौली और सरस्वती नदी के मध्य निम्नलिखित में से कौन सा पर्वत स्थित है? तो बताओ भाई कौन सा पर्वत स्थित है? कामेट, और दूसरा, अरे कॉमेट के साथ तो त्रिशूल भी है, गौरी भी है। कौन सा पर्वत कॉमेट के साथ? कौन सा है? त्रिशूल पर्वत है ना। हाँ त्रिशूल है, नहीं, ठीक है। कौन सा है? देखो किसकी बात हो रही है, धौली, और दूसरी हो रही है सरस्वती। देखो मान लो धौली गंगा ये, ठीक है, मानना है, सच में नहीं है ना, अभी मानना है केवल, ठीक है। हाँ ठीक, इधर से हमारी अलकनंदा नदी आ रही है, ठीक है, और इधर से हमारी सरस्वती नदी आ रही है। और सरस्वती नदी कहां से आती है? तो बताया था मैंने आपको, देवताल से निकलती है, रत्ताकुंड नामक स्थान। और जब मैंने बोला था कि इसके बगल में अगर ये आ जाए कि पहाड़, तो पहाड़ कौन सा होता है? पहाड़ है आपका कौन सा? कॉमेट, ठीक। उसके अलावा जो गौरी पर्वत है, गौरी पर्वत की कहीं इधर है आपका गौरी पर्वत, और जो त्रिशूल पर्वत है तो बहुत नीचे है। कहाँ? आपका बागेश्वर से लगता हुआ त्रिशूल पर्वत इधर। तो देखो ये सरस्वती नदी होगी, ये नदी आपकी कौन सी होगी? धौली गंगा, और इसी के बीच में आपके कौन से दो पर्वत पड़ गए? कॉमेट और गौरी पर्वत पड़ जाएंगे, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। और जहां पे देखो अलकनंदा और ये सरस्वती नदी मिलती है, उसके संगम को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं इसके संगम को? केशव प्रयाग बोलते हैं। देखो ये संगम है आपका केशव प्रयाग, संगम कौन सा है? केशव प्रयाग। और जहां पे धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है वो कौन सा है? जहां पे धौली गंगा और अलकनंदा मिलती है, बताओ ये स्थान कौन सा है? कौन सा स्थान है?
कोई तो है, बताओ कौन सा है वो? है ये है आपका कौन सा? बताओ, देखो इतना आसानी हो। हाँ विष्णु प्रयाग है, देखो कितना इजी है ना, पहला प्रयाग। तो ऐसा होता है जब पेपर में आ जाते हैं तब होता है कंफ्यूजन, है ना। विष्णु प्रयाग पहला प्रयाग हो जाएगा। ठीक, चल अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, उत्तरांचल की निम्नलिखित झीलों में से कौन सी एक आकार में त्रिभुजाकार है? बताओ कौन सी एक त्रिभुजाकार है? कौन सी है? नैनीताल। अच्छा नैनीताल त्रिभुजाकार है? नैनीताल त्रिभुजाकार। सतोपंत झील है। कौन सी है? सतोपंत झील आपकी त्रिभुजाकार है, इसीलिए तो इसको त्रिऋषि सरोवर भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि इसी के 3 कोनों पे, ठीक है, भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश ने क्या करी थी? तपस्या करी थी। त्रिभुजाकार में अगर एक और आए तो त्रिभुजाकार में एक और झील है। कौन सी झील है? बड़ी फेमस झील है, भीमताल है। तो भीमताल का आकार भी कैसा है? त्रिभुजाकार है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो जी, केदारताल कहाँ है? रुद्रप्रयाग में केदारताल। हाँ उत्तरकाशी में। ठीक है, तो भूलना नहीं है, उत्तरकाशी में है। नैनीताल कहाँ है? भीमताल मत बोलना। नैनीताल कहाँ है? नैनीताल में ही है ना। नौकुचिया ताल कहाँ है? नौकुचिया ताल भी कहाँ पर है आपका? नैनीताल में। और सतोपंत झील कहाँ हो जाएगी? तो ये चमोली हो जाएगी, और यही अलकनंदा का तो उद्गम स्रोत है ना। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, उत्तरांचल की कोसी नदी सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है बताओ? है रामगंगा। किसकी है? पश्चिमी रामगंगा। ये आगे देखो, यहाँ उत्तराखंड में तो नहीं मिलेगी, लेकिन आगे कहाँ मिलेगी? उत्तर प्रदेश में जो कोसी नदी है ये रामगंगा के साथ क्या हो जाती है? मिल जाती है। गंगा की सहायक नदी बताओ, क्या चंद्रभागा गंगा की सहायक नदी है? कहाँ पे मिलती है? ऋषिकेश में। गंगा के साथ जो सोंग नदी है ये कहाँ पे मिलती है? कहाँ पे मिलती है? सोंग नदी कहाँ पे मिलती है? बताओ कहाँ पे मिलती है? ये तो बड़ा आसान प्रश्न है। रायवाला में। रायपुर नहीं, रायपुर तो है ना। रायवाला में सोंग नदी गंगा के साथ कहां से मिल जाती है? दाईं तरफ से मिल जाती है। ठीक है, चलो जी। नयार कहां पे मिलती है गंगा के साथ? है फूलचट्टी ब्यास घाट में मिल जाती है। और उसी को क्या बोलते हैं? प्रयाग। कुछ प्रयाग भी बोलते हैं उसी को। क्या बोलते हैं उसी को? इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंद्र प्रयाग भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो, ये अभी वन में ही किया हमने टॉपिक, उपोष्ण कटिबंधीय वन। तो उपोष्ण कटिबंधीय वन ये सही है, 750 से 1200 मीटर। उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन ये आपका क्या हो जाएगा? 1500 मीटर हो जाएगा। कौणधारी वन की बात करें तो कौणधारी वन आपका 900 से लेकर के 1800 मीटर की ऊंचाई पर। और यहाँ पे किस पेड़ की प्रधानता होती है बताओ? 900 से 1800 मीटर किस पेड़ की प्रधानता होती है? चीड़ के पेड़ की प्रधानता होती है यहाँ पे। ठीक है, और अगला कौन सा है आपका? पर्वतीय शीतोष्ण वन। शीतोष्ण का मतलब है ठंडा वाला, तो ठंडा वाला कौन सा हो जाएगा? 1800 से लेकर के 2700 मीटर। तो कौन सा ऑप्शन सही हुआ? एक का एक, दो का दो, तो ये आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो इसी पर्वतीय शीतोष्ण वन का जो पेड़ है, कौन कौन पेड़ है बताओ? जैसे एक है बर्च, जिसको क्या बोलते हैं? भोजपत्र बोलते हैं, भोजपत्र का पेड़। ऐसे ही अभी पेपर में आया था ना ये प्रश्न, भोजपत्र हो गया। ऐसे आपका कौन सा हो जाएगा? बांज हो जाएगा। ठीक है, ऐसे आपका ब्लू पाइन हो जाएगा, ब्लू पाइन या नीली चीड़ हम जिसको बोलते हैं। ठीक, तो ये इसका क्या है? प्रमुख पेड़ है ये। ठीक है, और जो कौणधारी वन है, कौणधारी वन का जो प्रमुख पेड़ आपका कौन सा है? चीड़ हो जाएगा। ठीक है, बाकी नीचे वाले जो एरिया है ये यहाँ पे साल, सौगन, कई सारे पेड़ हो जाते हैं। अगला प्रश्न, सूची एक को सूची दो से क्या करना है? सुमेलित करना है। तो सुमेलित कर लेते जरा। कोसी नदी कोसी नदी बताओ, कोसी नदी का है? कोसी नदी का, कोसी नदी का क्या हो जाएगा? कोसी नदी दो, ए का दो कौन सा है? 69%। ठीक है, फिर उसके बाद तीन, बी का तीन, बी का तीन कौन सा है? 56 पॉइंट। फिर चार, सी का चार, ये हो जाएगा। और डी का आपका एक हो जाएगा। ठीक है, मतलब बेसिन का मतलब क्या हुआ?
कि यानी कि किस घाटी में सर्वाधिक क्या पाए जाते हैं, वन पाए जाते हैं ना। तो सर्वाधिक देखो किसमें पाए जाते हैं, टोन्स नदी। ये याद रखना, कभी कभी सीधे प्रश्न आ जाएगा कि किस नदी घाटी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। तो किसमें पाए जाते हैं, टोन्स नदी घाटी में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं। और कितना, 76%। कोसी 69% हो जाएगा, यमुना 56 हो जाएगा और कालीगंगा 45% हो जाएगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य में भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई उद्योग निदेशालय देहरादून की निम्नलिखित में से क्या भूमिका नहीं है। भूतत्व एवं खनिज कर्म इकाई उद्योग निदेशालय देहरादून की निम्नलिखित में से क्या भूमिका नहीं है, इसकी क्या भूमिका नहीं। पहला है यहाँ पे कि राज्य में उत्पादित खनिजों का मूल्य नियंत्रण करना, पहला ऑप्शन है। दूसरा है उपलब्ध खनिज संसाधन का अन्वेषण करना। अन्वेषण का मतलब क्या होता है, रिसर्च, खोज। अन्वेषण का मतलब क्या है, खोज करना। ठीक है, उसके बाद वैज्ञानिक विधि से विदोहन करने एवं खनिज आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु तकनीकी परामर्श देना। और चौथा है खनिज संपदा का मूल्यांकन करना। तो देखो जो लास्ट के तीन है ये कार्य किसके हैं, भूतत्व खनिज एवं उद्योग निदेशालय के। पहला वाला नहीं, इसका काम नहीं है कि उत्पादित जो खनिज है उनके मूल्यों का निर्धारण करना, ये काम नहीं है। बाकी ये तीन काम है। ठीक है, पहला वाला काम, इसका काम नहीं है कि जो खनिज आ गया है निकल गया है अब उसका मूल्य क्या होगा। उसका मूल्य जनरली सरकार या जो कंपनियां होगी उस तरीके से उसका क्या किया जाएगा, नियंत्रण किया जाएगा। तो बाकी ये तीन काम किसके, इस निदेशालय यानी कि इस विभाग के। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न है उत्तराखंड राज्य के निम्नलिखित में से कौन से स्थान टी स्टेट चाय बागान के रूप में ब्रिटिश काल से ही विख्यात रहे। तो देखो कौसानी ब्रिटिश काल में ही बनाए, भीमताल वो भी तभी बनाए, भवाली भी पहले बनाए और चौकड़ी भी पहले बनाए। तो कोई ऑप्शन है, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलो स्थानीय भूमि बंटवारे के संदर्भ में उत्तराखंड राज्य में पचार सीमार भूमि है। क्या है, पचार सीमार भूमि। सीमार भूमि आपने सुनी होगी जिसको सीमार कहा जाता है। और जनरली सीमार में सिंचाई की जाती है। और जो सीमार वाली भूमि होती है वहां पे ऐसी फसल उगाई जाती है जो क्या होती है, जिनको पानी ज्यादा चाहिए होती है। इसलिए सीमार में चावल की खेती ज्यादा होती है। सीमार का मतलब क्या हुआ, सीमार का मतलब है दलदली क्षेत्र। पहाड़ों में जो दलदली क्षेत्र होता है उसको सीमार कहा जाता है। ठीक है, और जो पचार सीमार होता है वो कैसी होगी आपकी, अर्ध सिंचित भूमि। कैसी, अर्ध सिंचित भूमि। यानी यहाँ पे सिंचाई की व्यवस्था तो नहीं है, लेकिन कई क्षेत्र होते हैं ना जहाँ पे ऑटोमेटिकली नीचे से पानी आ रहा होता है, वो क्षेत्र दलदली बन जाता है। ठीक है, तो ये कैसा क्षेत्र है आपका, अर्ध, ये अर्थ नहीं, ये अर्ध सिंचित भूमि है। ठीक, चलो अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 और 11 के दौरान उत्तराखंड में औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है, लिंगानुपात में एक ही वृद्धि हुई, क्योंकि 2001 में उत्तराखंड का लिंगानुपात था कितना, 962 था। लेकिन 2011 में उत्तराखंड का लिंगानुपात कितना हो गया, 963। एक महिला और बढ़ा दी हमने, है ना, तो 963 हो गया। वहीं अगर मैं देश में बात करूं तो देश में लिंगानुपात के मामले में हमारे राज्य का नंबर कौन सा है, कौन सा लिंगानुपात के मामले में है, बताओ। देश में स्थान, देश में स्थान, तो देश में स्थान कौन सा है हमारा, 13वां स्थान। ठीक है, कौन सा स्थान है, 13वां स्थान है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न है निम्नलिखित राज्य में मारछा, तोलछा, जोहारी, सौका, दारमिया किस जनजाति की उपजाति है। तो ये तो बताने की जरूरत नहीं, किसकी है, भोटिया की हो जाएगी, है ना। अगला प्रश्न है वीर केसरी जैसी प्रसिद्ध रचना के रचनाकार व जौनसार के प्रथम कवि, ठीक है, बताओ कौन थे, पंडित शिवराम। कौन थे, पंडित शिवराम जी थे। ठीक है, पंडित शिवराम जी। प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ जाता है। अगला प्रश्न उत्तराखंड राज्य में प्रथम रेल पथ का निर्माण कब किया गया, तो ये 1884, ए वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, 1884 ईस्वी में किया गया। ठीक, अगला प्रश्न टिहरी परियोजना में सहयोग हेतु रूस से समझौता हुआ था, तो कब हुआ था, 1986 में। ठीक है, पहली बात तो टिहरी डैम की जो परिकल्पना की गई थी कब की गई थी,
1949 में की गई थी, 1950 में। 1961 में जो उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग था उसके द्वारा क्या किया गया, सर्वेक्षण कराया गया। ठीक है, फिर बाद में देखो जब शुरुआती दौर था तो इस योजना, ये योजना थी कितनी, 1600 मेगावाट। शुरुआत में जब इसकी परिकल्पना की गई थी तब ये 600 मेगावाट की थी। 1986 में क्या हुआ कि रूस के राष्ट्रपति क्या थे, उनका नाम मिखाइल गोर्बाचोव, ठीक है, इनकी भारत यात्रा हुई। और जब भारत यात्रा हुई तो इन्होंने टिहरी डैम में अपनी सहायता देने के लिए क्या किया, सहमति दी थी। और तब जाके इसकी जो क्षमता है वो 600 से लेकर कितनी बढ़ाएगी, 2400 बढ़ाएगी। ठीक है, और टिहरी जो परियोजना है वो 3 फेजों में चल रही है। पहला फेज आपका कौन सा है, टिहरी बांध परियोजना, जो मेन टिहरी वाला है जहां डैम बन चुका है ना, वो है 1000 मेगावाट की। उसके बाद उसी के नीचे टिहरी पंप स्टोरेज योजना, ये भी 1000 मेगावाट की है। लगभग इसका काम पूरा हो चुका है और ये भी शायद लॉन्च होगी। और अभी एक और बननी है जिसका नाम क्या है, कोटेश्वर बांध परियोजना, जो 400 मेगावाट की है। ये अभी बनी नहीं है, ये भी आपकी क्या है, बन रही है। ठीक है, और जो पहला जो फेज था वो कंप्लीट हुआ था कब, 2006 में। 1000 मेगावाट का जो पहला फेज था वो 2006 में क्या हो चुका था, आपका चालू हो चुका। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तरांचल में कागज का सबसे बड़ा कारखाना कहाँ है, तो सबसे बड़ा कारखाना है आपका लाल कुआं में। कहां पर है, लाल कुआं में। ठीक, अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य में सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग नीति कब लागू की गई थी, तो बताओ कब लागू की गई थी, कब लागू की गई थी, सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्योग, तो ये की गई थी 31 जनवरी 2015। ठीक है, 31 जनवरी 2015। नेक्स्ट प्रश्न, उत्तराखंड सरकार अल्पसंख्यक बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार, उच्च शिक्षा व विदेश में शिक्षा हेतु ब्याज मुक्त ऋण योजना किसके माध्यम से, मौलाना आजाद एजुकेशन फाइनेंशियल फाउंडेशन। ये मैं जब योजना करा रहा था आपको तब बता चुका मैं इसको। मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की स्थापना कब हुई, मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी की, तो ये 1843 ईस्वी में कब हुई, 1843 ईस्वी में हुई मसूरी स्टेशन लाइब्रेरी। अब 2 करंट अफेयर के प्रश्न हैं, इनको देख लेते हैं। वरिष्ठ नागरिकों और विशेष रूप से अकेले रहने वाले बुजुर्गों की मदद के लिए उत्तराखंड पुलिस ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया, कौन सा ऑपरेशन है, ऑपरेशन भल छौ। जैसे बुजुर्ग आदमी को पूछते हैं ना, भल छौ ठीक हो, है ना, तो यही वाली बात है। तो इसलिए क्या किया गया, ऑपरेशन भल छौ। ठीक है, तो बी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। और अगला है, हाल में ही उत्तराखंड पुलिस ने किस जिले में बड़े गुंडों व अपराधियों से निपटने हेतु ऑपरेशन क्रैकडाउन शुरू किया गया। तो ज्यादातर गुंडे कहाँ मिलते हैं आपको, हाँ, उधम सिंह नगर हरिद्वार वाले क्षेत्र में, है ना, तो आपका कौन सा हो जाएगा, उधम सिंह नगर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन। तो इसके साथ ही आपका उत्तराखंड का सॉल्यूशन था। अब इसके बाद करेंगे, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर 36 में। ठीक है, चलो, थैंक यू।